कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री के ऊपर। देखो, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री को हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉम्बी कैम। क्या बोलते हैं? कॉम्बी कैम। कॉम्बिनेटोरियल का कॉम्बी और केमिस्ट्री का कैम, कॉम्बी कैम। हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 में सबसे पहला लेक्चर हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिज़ाइन। फिर हमने देखे थे डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिको केमिकल पैरामीटर QSAR में यूज आने वाले। उसके बाद हमने देखा था फार्माकोफोर मॉडलिंग एंड डॉकिंग टेक्निक। और हमने देखा था कि इन सब से हम कैसे ड्रग डिजाइनिंग में हेल्प लेते हैं, किस तरह से ड्रग डिजाइन होती है। सिंथेसिस होने से पहले ड्रग को पूरा डिजाइन करके हम देखते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हमारा कॉम्बिकेम टॉपिक है, जो हमारा कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री है, ये भी क्या करेगा? ड्रग की डिजाइनिंग में हेल्प करेगा। मतलब यहां पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कंपाउंड का सिंथेसिस करेंगे और वो सब एक दूसरे से अलग होंगे, वो सब एक दूसरे के एनालॉग होंगे। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के एनालॉग होंगे। हम यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कर सकते हैं एक सिंगल स्टेप में। और जो फिर हमें लगता है, जैसे मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल हमें लगता है कि आगे जाके ये ड्रग बन सकता है, इसमें अच्छा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छा है, साइड इफेक्ट कम है, टॉक्सिक इफेक्ट कम है, एडवर्स इफेक्ट कम है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कम है, कॉन्ट्राइंडिकेशन कम है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन अच्छा है, ऑनसेट ऑफ एक्शन अच्छा है, तो फिर हम इसको चूज करके आगे इस पर काम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कॉम्बिकेम में? यहाँ पर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल और वी कैन से कंपाउंड एक साथ ही सिंथेसिस कर लेते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब कॉम्बिकेम नहीं था तब क्या होता था? देखो, दो कंडीशन है। एक तो है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब पुराने टाइम पे, और एक है कॉम्बिकेम वाला। ठीक है, CC मतलब कॉम्बिकेम। तो पुराने टाइम पे क्या होता था कि A + B, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा AB। दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। हमें इतना तो पता है ना कि A और B मिलकर AB ही बनाएंगे। पर ये जो कॉम्बिकेम है ना, यहाँ पर A से हम B1 को, B2 को, B3 को कई तरह की रिएक्शन करा सकते हैं और n नंबर ऑफ कंपाउंड्स यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद जो हमें दिखता है कि हाँ ये अच्छा है, आगे जाके ये अच्छा काम करेगा, उसको वहाँ से स्क्रीन आउट करते हैं, छानकर अलग करते हैं, फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा टाइम भी बचा, पैसा भी बचा, टाइम भी सेव करा हमने, मनी भी सेव करा हमने। क्योंकि यहाँ पर कन्वेंशनल मेथड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बना है और वो है AB। अब फिर हम उस पर काम करें और लास्ट में हमें पता लगे कि ये तो यूजफुल ही नहीं है, ये किसी काम का ही नहीं है, इसका एक्शन अच्छा नहीं आ रहा, ये रिसेप्टर से बाइंडिंग अच्छे से नहीं कर रहा, ये लेड मॉलिक्यूल बनने लायक नहीं है, या फिर ये ड्रग बनने लायक नहीं है, इसका एक्शन अच्छा नहीं है, तो फिर ये किस काम का? तो कन्वेंशनल में पहले भी एक ही प्रोडक्ट बनता था और फिर उसके ऊपर भी काम करना पड़ता था, पैसा भी लगता था, क्लिनिकल ट्रायल्स का, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स का पैसा लग रहा है। ठीक है, आपका टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्चा होता था। बट अब जब कॉम्बिकेम आ चुका है ना, तो आप n नंबर ऑफ कंपाउंड बनाओगे, फिर उसके बाद जिसका एक्शन अच्छा होगा उसको आप स्क्रीन आउट कर लोगे, छानकर अलग कर लोगे, फिर उसे आप पिक करोगे, उसके ऊपर काम करोगे और अपने सिंथेसिस को डन करोगे। तो यहाँ पर आपका समय भी बचा, पैसा भी बचा। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम यहाँ पर हमारी सिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपका सॉलिड फेज, सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस, अभी देखेंगे लेक्चर में। तो कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री को डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके कंसेप्ट को और भी डिटेल में समझेंगे, इसका प्रिंसिपल देखेंगे, इसके एप्लीकेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। मतलब यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम किस तरह से बनाएंगे। सॉलिड फेज सिंथेसिस होती है, सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस होती है, इसको भी डिटेल में देखेंगे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना और समझना। चलिए कॉम्बिकेम बोले तो कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5, लास्ट लेक्चर, मेडिकेम 6M। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉम्बीकेम और वी कैन से कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आइडिया फिर से दे देता हूँ कि कॉम्बीकेम होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था, अलाउ फॉर द सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल डिफरेंट कंपाउंड एट ए सेम टाइम। हम यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बना सकते हैं और वी कैन से मल्टीपल कंपाउंड बना सकते हैं, डिफरेंट मल्टीपल कंपाउंड बना सकते हैं एट ए सेम टाइम। उसको हम कहते हैं कॉम्बीकेम। विद द हेल्प ऑफ कॉम्बीकेम हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉम्बीकेम अलाउ फॉर द सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल डिफरेंट कंपाउंड एट ए सेम टाइम। ठीक है, पर पुराने जमाने में क्या होता था, मतलब कि कन्वेंशनल वाले में, जैसे मान लीजिए आपकी फैकल्टी है, आप यहाँ पर खड़े हो, मैं ये खड़ा हूँ, आपका दोस्त खड़ा है, ठीक है, हम सब स्टूडेंट्स हैं, ये आपकी फैकल्टी है। फैकल्टी हमें बोल रही है जाओ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आज तक हमने कभी भी सही से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया। अगर कोई कलर वाला एक्सपेरिमेंट है कि हाँ कलर लाना है तो कुछ भी कलर हम ला देते थे, अगर हमें कुछ व्हाइट पाउडर बनाना है तो चौक को हम तोड़ देते थे। तो ऐसे कई सारे काम हमने करे हैं और उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिलता था वो भी प्रॉपर नहीं मिलता था, रीडिंग वगैरह कुछ भी प्रॉपर नहीं आती थी, कभी प्रॉपर नहीं आई, मेरी तो कभी प्रॉपर आती ही नहीं थी। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि जब मुझे काम मिला तो हम सब एक ही एक्सपेरिमेंट को करने में लग गए और उससे मुझे जो प्रोडक्ट मिला हो सकता है वो भी गलत मिले। तो मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा पैसा, मेरा सारा एफर्ट एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाने में चला गया और हो सकता है कि वो प्रोडक्ट भी फेल हो जाए, उतना अच्छा रिजल्ट ना दे। तो उस कंडीशन में मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता, n नंबर ऑफ कंपाउंड, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल अगर मैं बनाता तो हो सकता था उसमें से कोई सही हो जाता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कई तरह के आपको रेड कलर से सर्कल दिखा रखे हैं। ये मान लीजिए कि इतने सारे मॉलिक्यूल अगर मैं एक ही टाइम पर बनाता, एक सिंगल रिएक्शन में अगर इतने मॉलिक्यूल में बनाता तो हो सकता है इनमें से कोई सा मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, हो सकता है कि ये प्रॉमिसिंग इफेक्ट दे, मतलब कि एक बेटर, एक बहुत अच्छा फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, तो यहां पर वही लिखा है कि कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री इज अ नोवेल सिंथेटिक केमिस्ट्री which enable the medicinal chemist to synthesize large number of chemical compound or we can say chemical library। जब ये लार्ज नंबर ऑफ और वी कैन से मल्टीपल केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल लाइब्रेरी। क्योंकि लाइब्रेरी में आपको पता है कि बहुत तरह के होते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, बहुत तरह के हैं। ये जो हमारा कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री है जिसमें हम मल्टीपल कंपाउंड का सिंथेसिस कर रहे हैं एट द सेम टाइम, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है कि हम पैसा भी बचाएं और समय भी बचाएं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एडवांस मेडिसिनल केमिस्ट्री इज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ द ड्रग डिस्कवरी। जो भी ड्रग के डिस्कवरी में टाइम लग रहा है, जो भी पैसा लग रहा है, जितना भी प्री क्लिनिकल ट्रायल में खर्चा लग रहा है, उन सब को हम बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्बीकेम। Now next is the impressive outbreak in combinatorial chemistry was given by Robert Bruce। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने इन्वेंशन दी थी सॉलिड फेस, जो हम पढ़ने वाले हैं ना, सॉलिड फेस से कैसे हम सिंथेसिस कर सकते हैं, तो उसको किसने बताया था, रॉबर्ट ब्रूस ने, 1963। उसके बाद लिखा है कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री और वी कैन से कॉम्बीकेम इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्निक, एक टेक्निक्स की कलेक्शन है जिससे हम मल्टीपल कंपाउंड का सिंथेसिस कर सकते हैं एट ए सेम टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर लिखा है दिस पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, कॉम्बीकेम की कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की बात हो रही है। दिस पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी हैज बिगिन टू हेल्प द फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू फाइंड द न्यू ड्रग कैंडिडेट क्विकली। तो देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्बीकेम और वी कैन से कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनाते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसके बाद हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं जिसका प्रॉमिसिंग इफेक्ट हो, जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन अच्छा हो। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ड्रग डिस्कवरी में पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अब कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट फटाफट होगा। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि जो कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री होती है ये एक तरह का नया टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप ड्रग की डिस्कवरी फटाफट कर सकते हो। डिफरेंट कंपनीज में ये कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री और वी कैन से कॉम्बीकेम को यूज़ किया जाता है ताकि इससे आपका सेव होगा, क्या सेव होगा, मनी सेव होगा, टाइम सेव होगा, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट कॉस्ट सेव होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डेफिनेशन वगैरह दे रखी है, वही डेफिनेशन है, कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री इज अ टेक्निक बाय विच लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली सिमिलर molecule formed
लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट, देखो अलग अलग तरह के बनेंगे, ठीक है, बट वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर देखा जाए तो सिमिलर होंगे, मतलब कि एनालॉग बोलते हैं उनको। मैंने आपको पहले बता दिया ना कि एनालॉग वो होते हैं जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे सिमिलर हो, ठीक है। तो कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री इज अ टेक्निक बाय विच अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट बट स्ट्रक्चर के बेसिस पे सिमिलर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो, और वो भी रैपिडली हो, जिससे हम पता लगा सके कि उनमें से कौन सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन अच्छा देगा, कौन सा प्रोमिसिंग इफेक्ट देगा। यहां पर लिखा है दिस टेक्निक यूजेस द सेम रिएक्शन कंडीशन विद द सेम रिएक्शन वेसल टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ एनालॉग। यहां पर हम जो रिएक्शन वेसल यूज लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका कंपाउंड है, इससे आपको मल्टीपल बनाने, बहुत सारे बनाने, तो जो आप यहाँ पर रिएक्शन वेसल यूज लोगे, जो आप यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन यूज लोगे, वो बिल्कुल सेम लोगे। आप यहाँ पर एनालॉग बना रहे हो ना, मतलब कि डिफरेंट मॉलिक्यूल बना रहे हो जिसका स्ट्रक्चर सेम है, तो सेम वेसल में सेम रिएक्शन कंडीशन में सब बनेंगे। तो दिस टेक्निक यूजेस द सेम रिएक्शन कंडीशन विद द सेम रिएक्शन वेसल टू प्रोड्यूस ए लार्ज रेंज ऑफ एनालॉग। उसके बाद आपको लिखा है कि शुरू में जब हम बनाते हैं तो डिफरेंट टाइप के बनाते हैं, देखो ये अलग अलग तरह से बन गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये ए बी सी है, ये डी है, ये डी ई है, अलग अलग बन गए, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ए वाला है तो उसका एक ही बना है, हो सकता है दो बने हो बस, बी वाला है तो उसका एक बना है, ए बी सी वाला है उसका एक बना है। तो मतलब शुरू में यहाँ पर आप अलग अलग मॉलिक्यूल, अलग अलग कंपाउंड तो बनाते हो, वो सारे डिफरेंट भी होते हैं, स्ट्रक्चर से सिमिलर भी होते हैं, पर अगर उनको मैं देखूं तो वो बहुत कम बनते हैं शुरू में। देखो ध्यान से देखो, इन कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, पर स्मॉल अमाउंट में बनते हैं। क्यों बनते हैं स्मॉल अमाउंट पे? क्योंकि जब जैसे मान लीजिए ए नोट बना या ए बना, तो इसको मैं चेक करूंगा, अगर ये बायोलॉजिकली एक्टिव है, इसका रिसेप्टर से बाइंडिंग अच्छा है, इसकी एफिनिटी अच्छी है, इसका फार्माकोकाइनेटिक अच्छा है, इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन कम है, टॉक्सिसिटी कम है, साइड इफेक्ट कम है, बेटर 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 है, तभी मैं इसको आगे जाके मल्टीपल बनवाऊंगा, बहुत ज्यादा बनवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा है कि कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनते हैं एट द सेम टाइम, पर स्मॉल अमाउंट में बनते हैं, ठीक है। रैपिड बनते हैं, वही वाली बात है, उसको लाइब्रेरी कहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि मल्टीपल कंपाउंड अगर सेम टाइम पे बन रहे हैं उसे हम कह रहे हैं लाइब्रेरी। देखो यहाँ पे लिखा है मेकिंग ए लाइब्रेरी मतलब सिंथेसिस ऑफ मेनी कंपाउंड एट ए सिंगल टाइम और एट वंस। द कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री अप्रोच हैज टू फेजेस। फर्स्ट इज मेकिंग ए लाइब्रेरी, मतलब कि आपको सिंथेसिस करनी है डिफरेंट कंपाउंड की एट ए सिंगल टाइम। दूसरा है फाइंडिंग द एक्टिव कंपाउंड, वही वाली बात है कि आपने बहुत सारे बना तो लिए, अब उसमें से फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड और वी कैन से प्रॉमिसिंग इफेक्ट शो करने वाला कंपाउंड को हम स्क्रीनिंग करेंगे, उसकी सीविंग करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसको अलग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि कन्वेंशनल रिएक्शन में तो क्या होता था, ए प्लस बी, ए बी बन गया, पर यहाँ पर बहुत सारे बनने वाले हैं, एन नंबर में बनने वाले हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन द पास्ट केमिस्ट हैव ट्रेडिशनली मेड वन कंपाउंड एट ए टाइम। पुराने जमाने में तो एक ही कंपाउंड बनेगा, जैसे ए प्लस बी ए बी। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड ए वुड हैव बीन रिएक्टेड विद द कंपाउंड बी टू गिव द प्रोडक्ट ए बी which would have been isolated of the reaction and purification through crystallization, distillation और chromatography। यहाँ पर बोला है कि पुराने जमाने में ए रिएक्टेंट बे रिएक्टेंट मिलकर ए बी प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर इसका हम आइसोलेशन करते हैं, फर्दर हम इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, जो कि आपने कोगनोसी में हर्बल ड्रग में अच्छे से करा है, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, सब कुछ। तो आपने क्रोमेटोग्राफी का भी यूज किया है, डिस्टिलेशन का भी यूज किया है, और यहाँ पर आपने क्रिस्टलाइजेशन का भी पहले यूज किया है। तो आपको एक आइडिया है कि ये सब वर्ड्स होते क्या हैं। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, आइसोलेशन, फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन, और ये कन्वेंशनल रिएक्शन में हम करते थे। पर अभी के टाइम पे क्या होता है वो देखो, पुराने टाइम पे तो यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी ए बी बन गया, पर अभी के टाइम पे क्या होता है A1, A2, A3। अब जैसे A1 है तो वो B1 से रिएक्ट करेगा, B2 से करेगा, B3 से करेगा, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, ऐसे चलता रहेगा Bn तक, n नंबर तक, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी मल्टीपल 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 बनते रहेंगे। पर पहले क्या था, A प्लस बी ए बी, बात खत्म। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल में वही लिखना है, टू प्रिपेयर अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एट द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइजिंग कंपाउंड इन अ कन्वेंशनल वन एट अ टाइम मैनर। देखो पहले के टाइम पे तो एक बनता था, पर अभी हमें क्या करना है, डिफरेंट कंपाउंड बनाने हैं, वही वाली बात है,
ठीक है। फिर उसमें से हमें मोस्ट प्रोमिसिंग, जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत ही अच्छा हो, उसको निकालना है स्क्रीनिंग के थ्रू, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग के थ्रू, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ दिस फाइनली सिंथेसाइज कंपाउंड इज रेफर्ड टू एज ए कॉम्बिनेटोरियल लाइब्रेरी। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ना लाइब्रेरी, तो यहाँ पर मतलब क्या है, द कलेक्शन ऑफ दिस फाइनली सिंथेसाइज कंपाउंड, जो फाइनली बन चुके हैं, जो n नंबर में बन चुके हैं, जो डिफरेंट बन चुके हैं, उनका कलेक्शन, उनको रखना, उसी को बोल रहे हैं कॉम्बिनेटोरियल लाइब्रेरी। तो ये सारी बातें आपको प्रिंसिपल में लिखनी है कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री के। उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है कंपैरिजन बिटवीन द कॉम्बिनेटोरियल एंड द ट्रेडिशन, मतलब कि जो पुराना आपका कन्वेंशनल वाला है उसमें। तो जो कन्वेंशनल था उसमें क्या दिक्कत थी कि एक ही मॉलिक्यूल बन रहा था, प्यूरिफिकेशन भी टाइम कंज्यूमिंग था। जब बन गया आइसोलेट कर लिया, अब उसके बाद प्यूरिफिकेशन करना है ना पुराने वाले का। जैसे मान लीजिए A + B AB बना, तो ये जो AB बना, अब इसको निकाला, आइसोलेट किया, फिर इसका अगर प्यूरिफिकेशन करना है तो इसका प्यूरिफिकेशन भी टाइम कंज्यूमिंग था। उसके बाद लेट जनरेशन स्लोअर थी, मतलब कि यहाँ पर फिक्स नहीं है कि हाँ ये आगे जाके ड्रग कैंडिडेट बनेगा नहीं बनेगा, कुछ आइडिया नहीं है। हाई रिस्क फेलियर बिल्कुल है, जब बनेगा ही नहीं तो रिस्क फेलियर भी ज़्यादा है। तो देखो कन्वेंशनल में क्या क्या दिक्कत थी, एक ही मॉलिक्यूल बन रहा था, प्यूरिफिकेशन में भी टाइम लगता है, स्लोअर लीड जनरेशन है, हाई रिस्क फेलियर है। पर वहीं अगर मैं बात करूं हमारे कॉम्बिनेटोरियल में, और वी कैन से कॉम्बी कैम में, तो टाइम सेवर है। यहाँ पर लीड जनरेशन बहुत फास्ट होता है, फेलियर के चांस तो बिल्कुल ही नहीं है, और यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल बन जाते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। पर अगर मैं बात करूं तो इसमें 1000 बिल्कुल भी नहीं बनते पुराने वाले में। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पर सिर्फ 100 मॉलिक्यूल बनते हैं कन्वेंशनल, जो पुराने वाला है ना, पर नया जो हमारा कॉम्बी कैम है ना, उसमें थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल हम बना सकते हैं इन अ सिंगल मंथ। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल एक समय पे, यहाँ पर बहुत सारे बना सकते हैं, वही वाली बात है। इन दोनों में डिफरेंस दे दिया। देखो कन्वेंशनल मतलब एक ही बना सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ ए मंथ, और स्लोअर लीड जनरेशन, हाई रिस्क ऑफ फेलियर, जो सारी बता दी। कॉम्बी कैम में आप देखो मैनी मॉलिक्यूल, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल इन ए मंथ, फास्टर लीड जनरेशन, लोअर रिस्क ऑफ फेलियर, सीधी सी बात, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन दे रखी है, वही सारी बातें डबल लिखनी है। टू क्रिएट लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ज़्यादा बना सकते हो। कंपनीज इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल फाइंड नोवेल कंपाउंड ऑफ सिग्निफिकेंट थेरेपेटिक एंड कमर्शियल वैल्यू। कंपनीज के पास बहुत फायदा हो गया, क्योंकि वो एक n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इजीली स्क्रीन कर सकते हैं कि जो मोस्ट प्रोमिसिंग इफेक्ट देगा, जो मोस्ट अच्छा फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा, उसके बेसिस पे हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, अगर कॉम्बी कैम के एडवांटेज की बात करूँ तो फास्ट है, इकोनॉमिकल है, सस्ता है, इजी है, इजीली आइसोलेट, इजीली आइडेंटिफिकेशन, इजीली प्यूरिफिकेशन। सस्ता कैसे है, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि अगर ये रिजल्ट नहीं दे रहा तो इसको हम आगे फर्दर उसके ऊपर काम नहीं करेंगे ना। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बन रहे हैं जिसपे एक्शन आ रहा है, जिसको हमें लग रहा है कि हाँ ये प्रोमिसिंग इफेक्ट देगा, उसी पे हम काम करेंगे। फास्ट कैसे, कि भैया यहाँ पर इतने सारे बन रहे हैं, पुराने की तरह थोड़ी ना एक एक बन रहा है। ड्रग डिस्कवरी में मदद करेगा, बहुत तरह के हैं। ड्रग ऑप्टिमाइजेशन, फाइनली आगे जैसे लीड ऑप्टिमाइजेशन है वैसे ही ड्रग ऑप्टिमाइजेशन है, फाइनली एक अच्छा ड्रग बन के तैयार होगा, ठीक है। पर दिक्कत भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, कि जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई भी ड्रग तैयार हुआ तो उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है। एफिशिएंसी इज हाईली अफेक्टेड बाय, उसकी एफिशिएंसी कैसे अफेक्ट होगी, उसके साइज से। मान लीजिए बड़ा है, रिसेप्टर से जुड़ा ही नहीं, सोल्यूबिलिटी अच्छी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप सही से अटैच नहीं है, जैसे मान लीजिए पॉलरिटी वाले हैं या फिर लिपोफिलिसिटी वाले नहीं है, तो इम्प्रॉपर है, तो उसकी वजह से डिसएडवांटेज आएंगे ही आएंगे। भले उसका एक्शन अच्छा है पर दिक्कत है ये सब, क्योंकि एडीएमई पूरा अच्छा होना चाहिए। मान लो एक्शन अच्छा है, मेटाबोलाइज ही नहीं हुआ, एक्यूमुलेट हो गया बॉडी में, फिर क्या करोगे, दिक्कत है ना। कंपाउंड प्रोड्यूस टेंड टू बी एक आयरल और रेसेमिक। मान लीजिए कोई कंपाउंड आपको मिला पर वो एक आयरल है, वो रेसेमिक है, तो फिर हमें उसे क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, उसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा हमारा। फिर यहां पर आपको दे रखा है टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक तो है सॉलिड फेज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, एक है आपका सॉल्यूशन फेज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। अब ध्यान से सुनना, सॉलिड फेज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, कंपाउंड लाइब्रेरी सिंथेसिस ऑन सॉलिड फेज, मतलब कि जो n नंबर ऑफ कंपाउंड है, जो डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, वो कहां पर बनेंगे, सॉलिड फेज पे बनेंगे, जैसे कि रेजिन बीट, जैसे कि रेजिन बीट, इसलिए इसका नाम दे रखा है सॉलिड फेज। आई रिपीट, ये जो डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे, एक साथ इतने सारे बनेंगे तो लाइब्रेरी बोल रहे हैं, तो कंपाउंड लाइब्रेरी जो सिंथेसिस होती है वो सॉलिड फेज पे होती है, सॉलिड फेज पर होती है, जैसे कि रेजिन बीट। उसके बाद है आपका सॉल्यूशन फेज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री,
यहाँ पर जो कंपाउंड लाइब्रेरी सिंथेसिस होती है वो सॉल्वेंट पे होती है, और सॉल्वेंट मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन फेज इसलिए नाम दिया इन द रिएक्शन फ्लास्क। ठीक है, तो दो है, सॉलिड फेज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, सॉल्यूशन फेज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। इन सॉलिड फेज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, कंपाउंड लाइब्रेरी synthesize on solid phase such as resin bed. In solution phase combinatorial chemistry, compound library synthesize in solvent in the reaction flask। देखो यहां पर सबसे पहले आपको दे रखा है सॉलिड फेज सिंथेसिस, और ये इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। देखो जो सॉलिड फेज सिंथेसिस है, यहां पर आपने क्या करना है, जो भी आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है, मतलब कि आपका जो रिएक्टेंट है, उसको अटैच करना है इनसॉल्युबल रेजिन बीड से। आई रिपीट, जैसे मान लीजिए आपका रिएक्टेंट है, मतलब कि स्टार्टिंग कंपाउंड है, इसको किससे अटैच करना है, ये रेजिन के बीड है, इससे अटैच करना है, रेजिन बीड से अटैच करना है। तो स्टार्टिंग कंपाउंड जो कि आपका रिएक्टेंट है, उसको आपको अटैच करना है इनसॉल्युबल रेजिन बीड से, और उसके बाद रिएजेंट ऐड करना है, वो भी एक्सेस में। बहुत सारा रिएजेंट आपको ऐड करना है सॉल्यूशन में, वो भी एक्सेस में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कंपाउंड मतलब कि जो रिएक्टेंट है, उसको अटैच किया हमने इनसॉल्युबल रेजिन बीड पर, उसके बाद हमने कई तरह के रिएजेंट ऐड करे सॉल्यूशन में, वो भी एक्सेस अमाउंट में। एंड देन द रिजल्टिंग प्रोडक्ट कैन बी आइसोलेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट है उसको फिल्ट्रेशन से आइसोलेट कर लिया। मैं वापस बता देता हूं, ये जो आपका रिएक्टेंट है, मतलब कि जो आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है, इसको आपने अटैच किया इनसॉल्युबल रेजिन बीड से, अटैच तो कर दिया, उसके बाद आपने डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट यहाँ पर ऐड करे, वो भी एक्सेस में। फाइनली हमें क्या मिलेगा, फाइनली हमें मिलेगा हमारा प्रोडक्ट, और वी कैन से फाइनल प्रोडक्ट, और वी कैन से रिजल्टिंग प्रोडक्ट, और उसको हमें आइसोलेट करना होता है सिंपल फिल्ट्रेशन के थ्रू, विच ट्रैप द बीड व्हाइल द एक्सेस रिएजेंट इज वॉश्ड अवे। उसके बाद क्या होगा कि आपके बीड्स तो रह जाएंगे, फिल्ट्रेशन के दौरान आपके प्रोडक्ट भी रिमूव हो जाएंगे, बीड्स भी रह जाएंगे, पर जो एक्सेस में रिएजेंट आपने डाला था उसको आपको वॉश्ड अवे, मतलब कि वॉश कर देना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है। तो सिंपल सा है, जो भी आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है, जो भी आपका रिएक्टेंट है, उसको इनसॉल्युबल रेजिन बीड से अटैच करना है, फिर आपको बहुत सारा रिएजेंट ऐड करना है, उसके बाद आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसका आपको फिल्ट्रेशन करना है, जिससे आप आइसोलेशन कर सको, फिल्ट्रेशन भी सिंपल वाला। उसके बाद विच टैप द बीड व्हाइल द एक्सेस रिएजेंट इज वॉश्ड अवे, जो एक्सेस रिएजेंट होगा वो हट जाएगा वहां से। अब यहाँ पर स्टेप्स दे रखी हैं, सबसे पहले अटैच द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल टू एन इनर्ट सॉलिड रेजिन बीड, वो मैंने आपको बता दिया कि जो आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है उसको रेजिन बीड से जोड़ दो। उसके बाद एडिशन ऑफ एक्सेस रिएजेंट, वो भी बता दिया। थर्ड है आपका सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए रेजिन बीड है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन चुके हैं, ये देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन चुके हैं, तो जब आप यहाँ पर सिंपल फिल्ट्रेशन करोगे तो ये प्रोडक्ट जो है आपको अलग अलग हो जाएंगे यहाँ से, और ये बीड्स ऐसी की ऐसी रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है क्लीवेज एंड आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द बीड्स, यहाँ से इन प्रोडक्ट्स को हटाना है। तो सबसे पहले क्लीवेज तोड़ोगे, फिर क्या करोगे, आइसोलेट करोगे, हटाओगे। तो क्लीवेज एंड आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द बीड्स। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स दे रखी है। देखो सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए, वो तो चाहिए सही, मतलब कि आपका जो रिएजेंट है वो तो चाहिए ही सही। उसके बाद एक सॉलिड सपोर्ट, जो रेजिन बीड है ना, हमने बोला ना कि स्टार्टिंग मटेरियल को और वीकेंड से रिएक्टेंट को, उसको हमें किससे ऐड करना है, रेजिन बीड से ऐड करना है, बोला था ना मैंने। उसके बाद जब आप ऐड करोगे तो हवा में तो ऐड नहीं होगा, एक लिंकर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, लिंकर चाहिए होगा, एक लिंकर चाहिए होगा, जो कि आपके स्टार्टिंग मटेरियल को और वीकेंड से आपके स्टार्टिंग कंपाउंड को ऐड करेगा रेजिन बीड से। तो स्टार्टिंग कंपाउंड रेजिन बीड से ऐड होता है, ये तो हमें पता है, पर किसकी मदद से होगा, लिंकर की मदद से होगा। तो विद द हेल्प ऑफ लिंकर स्टार्टिंग कंपाउंड जो है बाइंड होगा रेजिन बीड से। फाइनली जब ये हमारा जुड़ जाएगा, उसके बाद हमें एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप चाहिए होता है, और यहाँ पर जब हमें प्रोडक्ट को अलग करना होता है तो उसको क्लीव कराना होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से रेजिन बीड्स होते हैं, तो पार्शियली क्रॉसलिंक पॉलीस्टाइरिन बीड्स, ये एक नाम याद रख सकते हैं आप। ठीक है, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, पार्शियली क्रॉसलिंक पॉलीस्टाइरिन बीड्स। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो बीड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, इसको आपको बीड से जोड़ना है। कौन सा बीड, आपका इनसॉल्युबल रेजिन, रेजिन बीड। ठीक है, इनसॉल्युबल है मतलब तभी हाइड्रोफोबिक नेचर का है, सब कुछ कनेक्टेड है। तो जो आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट है उसको आपको बीड से जोड़ना है। तो जब आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट बीड से जुड़ेगा, उसके बाद आप क्या करते हो, एक्सेस में सॉल्वेंट ऐड करते हो, मैंने आपको बताया था। ठीक है,
मतलब कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट्स है वो ऐड करते हो, मैंने आपको शुरू में बताया था। देखो यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट्स को ऐड करते हो, वो भी एक्सेस में। ठीक है, ऐड कर दिया, रिएजेंट लिख दो, आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। रिएजेंट आपने ऐड कर दिया। जब आप रिएजेंट ऐड करोगे तो ये जो बीड है ना, ये स्वेल अप हो जाना चाहिए, ऐसे फूल जाना चाहिए, इस तरह से फूल जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा है बीड मस्ट बी एबल टू स्वेल इन द सॉल्वेंट यूज्ड एंड रिमेन स्टेबल। फूलेगा पर स्टेबल होना चाहिए। तो बीड्स मस्ट बी एबल टू स्वेल इन द सॉल्वेंट यूज्ड एंड रिमेन स्टेबल। मोस्ट रिएक्शन अकर इन द बीड इंटीरियर। कहां पर होता है रिएक्शन सारी? बीड के इंटीरियर पोर्शन में। उसके बाद यहाँ पर आपको लिंकर के बारे में बता रखा है। मैंने आपको बोला ना कि स्टार्टिंग कंपाउंड को आपको लिंक करना है आपके रेजिन से, आपके बीड से, तो लिंकर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा है द लिंक मस्ट बी स्टेबल। ये जो लिंक होनी चाहिए बहुत स्टेबल होनी चाहिए रिएक्शन की कंडीशन में। बट जब हम इसे तोड़ना चाहते हैं, जब हम इसे प्रोडक्ट से अलग करना चाहते हैं, तो ये अलग भी आसानी से हो जानी चाहिए हमारे फाइनल कंपाउंड से। मतलब कि जब रिएक्शन चले तब तो ये लिंक अच्छे से रहे, पर जब हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाए, उसको हम अलग करना चाहें, तो ये लिंक आसानी से टूट भी जानी चाहिए। देखो आपको यहाँ पर और भी बता रखा है कि लिंकर को आप एंकर भी कह सकते हैं। अ मॉलिक्यूलर मोइटी विच इज कोवलेंटली अटैच्ड टू द सॉलिड सपोर्ट। एक मॉलिक्यूलर मोइटी होती है जो कि सॉलिड सपोर्ट से कोवलेंटली अटैच होती है। ये लिंकर है। लिंकर मतलब कि कनेक्टिंग लिंक। तो ये सॉलिड सपोर्ट से अटैच होगा। ठीक है, और कैसे अटैच होगा? कोवलेंटली अटैच होता है। इसके साथ में एक फंक्शनल ग्रुप भी होता है। तो ध्यान रखना, लिंकर जो है सॉलिड सपोर्ट से कोवलेंटली अटैच होता है और उसके पास एक फंक्शनल ग्रुप भी होता है। साथ ही साथ ये जो लिंकर होता है रिएक्शन में बना रहना चाहिए, और जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाए तो ये सबसे पहले टूट भी जाना चाहिए। ये हमें दिक्कत नहीं देना चाहिए। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। एंकर और लिंकर के बारे में हमें क्लियर हो गया। अब देखो रेजिन के बारे में। रेजिन वही है ना जो स्टार्टिंग कंपाउंड से अटैच होता है, जो कि इनसोल्यूबल होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। बिल्कुल वही है। देखो मेरीफाइड रेजिन, ठीक है, या मेरी फिल्ड रेजिन, वैंग रेजिन, रिंग अमाइड रेजिन, फोटोलेबाइल एंकर, ट्रेसलेस एंकर, ये सारे एग्जांपल्स हैं रेजिन्स के। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है, जैसे मान लीजिए ये लिंकर है, ये आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है, दिस इज योर स्टार्टिंग कंपाउंड। ठीक है, दिस इज योर स्टार्टिंग कंपाउंड, दिस इज योर रेजिन एंड दिस इज योर लिंकर। आपको पता है कि रेजिन से अटैच करना होता है स्टार्टिंग कंपाउंड को, तो विद द हेल्प ऑफ लिंकर हम अटैच करते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, दिस इज स्टार्टिंग कंपाउंड, दिस इज रेजिन, दिस इज लिंकर, दिस इज स्टार्टिंग कंपाउंड, दिस इज लिंकर, दिस इज रेजिन। तो आपको पता है कि इस तरह से अटैचमेंट होता है। ये जो है वैंग रेजिन है जो कि सुटेबल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए। ये आपका मेरीफिल्ड रेजिन है जो कि सुटेबल होता है पेप्टाइड प्रोडक्ट्स के लिए। और ये आपका रिंक रेजिन है जो कि सुटेबल होता है कार्बोक्सामाइड के लिए। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाने काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं ये। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोटेक्टिंग ग्रुप का भी यूज करना पड़ता है। मैंने आपको शुरू में बोल दिया था, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, अब ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते क्या हैं और उनका क्या यूज है वो देखो आप। ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं ये रिवर्सिबली अटैच होते हैं। मतलब कि अगर अटैच होंगे, इनका काम जब हो जाता है तो ये अलग भी हो जाते हैं। तो ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं ये रिवर्सिबली अटैच होते हैं फंक्शनल ग्रुप से। अभी जो फंक्शनल ग्रुप वहां पे बोले थे ना मैंने, आप यहाँ पर देखिए, ये जो फंक्शनल ग्रुप थे इससे रिवर्सिबली अटैच होते हैं आपकी प्रोटेक्टिंग ग्रुप। आई रिपीट, प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज रिवर्सिबली अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये लेस रिएक्टिव हो जाता है। उसके बाद कैसा हो जाता है? लेस रिएक्टिव। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप का क्या काम है? प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो रिवर्सिबली अटैच होते हैं फंक्शनल ग्रुप से और उनको लेस रिएक्टिव बनाते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पर रिएक्शन सारी हो जाती है, जब हमें इसकी जरूरत नहीं रहती है, यहाँ पर लिखा है व्हेन नो लॉन्गर नीड देन ग्रुप इज क्लीव्ड एंड ओरिजिनल फंक्शनलिटी इज रिस्टोर्ड। जब हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप की जरूरत नहीं होती है तो ये फंक्शनल ग्रुप जो कि लेस रिएक्टिव हो चुका था, अब ये वापस पहले की तरह हो जाता है। तो सीधा सा काम है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप रिवर्सिबली अटैच होकर फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी को कम कर देता है। जब हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप की जरूरत नहीं रहती तो ये हट जाता है और फंक्शनल ग्रुप वापस पहले की तरह रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है प्रोटेक्टिंग ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि बेंजाइल कार्बोनिल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप, 9 फ्लोरोरिल मेथॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या काम आते हैं। अब यहाँ पर आपको सॉलिड फेज सिंथेसिस के एडवांटेज दे रखे हैं। देखो,
एक्सेस रिएजेंट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स आर इजिली रिमूव्ड। जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब कि जो मेन प्रोडक्ट्स के अलावा जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो रिमूव इजिली हो जाएंगे यहाँ पर, और जो एक्सेसिव रिएजेंट हमने यूज लिया था वो भी इजिली वॉश आउट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो एक्सेसिव रिएजेंट और जो बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं वो इजिली रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद लिखा है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर अटैच्ड टू बीड एंड डू नॉट नीड टू बी आइसोलेट एंड प्यूरिफाइड। देखो यहाँ पर ये आपके बीड्स हैं, और अगर रिएक्शन में कुछ इंटरमीडिएट बन रहा है तो वो बीड्स पे जाके अटैच हो जाते हैं, जिसको आइसोलेट नहीं करना होता, प्यूरिफिकेशन की कोई भी जरूरत करने की नहीं होती है। स्पेसिफिक रिएक्टेंट कैन बी बाउंड टू स्पेसिफिक बीड, और अगर आपके पास जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है, जो स्टार्टिंग कंपाउंड है, वो किस नेचर का है, जिस भी नेचर का है, वो उसी तरह से यहाँ पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है स्पेसिफिक रिएक्टेंट, एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट एक स्पेसिफिक बीड से जुड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से एडवांटेज दे रखे हैं, 3-4 आपको याद कर लेने हैं। इंडिविजुअल बीड्स कैन बी सेपरेटेड टू आइसोलेट इंडिविजुअल प्रोडक्ट। अब जैसे मान लीजिए आपके पास बीड्स थे, इस पे आपके प्रोडक्ट जुड़ गए, तो आप अलग अलग बीट को अगर अलग करोगे, जैसे ये वाला अलग करा, ये वाला अलग करा, ये वाला अलग करा, ये वाला अलग करा, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल बीट्स को अगर आप सेपरेट करोगे तो आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सीधी सी बात है, और यहाँ पर ऑटोमेशन पॉसिबल होता है। ये तो हुई आपके सॉलिड फेज की बात। यहाँ पर आपको कुछ डिसएडवांटेज भी दे रखे हैं, देखो ध्यान से पढ़ना है इनको। नॉट ऑल सिंथेसिस कैन बी डन बाय सॉलिड फेज। सीधी सी बात है, सॉलिड फेज पे हम सिंथेसिस तो कर रहे हैं, पर क्या सारी सिंथेसिस सॉलिड फेज से हो जाती है? बिल्कुल नहीं। सम मॉलिक्यूल डू नॉट अटैच वेल टू बीड्स। जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल स्टार्टिंग कंपाउंड है, हो सकता है वो बीड्स से अटैच हो ही ना सही से, ठीक है। सम केमिस्ट्री जस्ट डजंट वर्क इन द फैशन, और हो सकता है कि कुछ केमिस्ट्री इस फैशन में काम ही ना करे, ये सॉलिड बीड वाला इंटरेक्शन हो ही ना उसमें। तो नॉट ऑल सिंथेसिस कैन बी डन बाय सॉलिड फेज, सम मॉलिक्यूल डू नॉट अटैच वेल टू द बीड्स, सम केमिस्ट्री जस्ट डजंट वर्क इन दिस फैशन। रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बीड कैन बी डैमेज टू प्रोडक्ट इफ नॉट बी केयरफुल। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके बीड्स है ना, ये बीड्स है और इसके ऊपर प्रोडक्ट है, और अगर आपने यहाँ पर ध्यान से इसको रिमूव नहीं किया तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट भी डैमेज हो जाए। मतलब रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द बीड, जब आप बीड से प्रोडक्ट को रिमूव करोगे तो आपको ध्यान से करना है, अगर ध्यान से नहीं करोगे तो प्रोडक्ट आपका डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कई तरह के डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि डिफिकल्ट टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन चलेगी तो हम उसको सही से मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। व्हेन द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट आर अटैच्ड टू द सॉलिड फेज, ठीक है, जब ये काम चलेगा, जब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट जो है सॉलिड फेज से अटैच होंगे, रेजिन से अटैच होंगे, बीड से अटैच होंगे आपके, तब आपको रिएक्शन की प्रोग्रेस का पता नहीं लगेगा। लास्ट में लिखा है प्यूरिफाइंग द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर द क्लीवेज फ्रॉम द रेजिन ऑल्सो प्रूव्स टू बी अ चैलेंज। सीधी सी बात है कि लास्ट में जब आप फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा तो उसकी प्यूरिफिकेशन भी एक चैलेंजिंग काम है। आई रिपीट, प्यूरिफाइंग द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर द क्लीवेज फ्रॉम द रेजिन ऑल्सो प्रूव टू बी अ चैलेंजेबल, और वी कैन से चैलेंज। ये डिसएडवांटेज हो गए। अब ये जो सॉल्यूशन फेज है इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर सॉलिड और सॉल्यूशन को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन भी याद हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, क्या मेन डिसएडवांटेज है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज व्हेन अ नंबर ऑफ रिएजेंट आर टेकन टुगेदर इन अ सॉल्यूशन इट कैन रिजल्ट इन सेवरल साइड रिएक्शन। देखो जब आप अलग अलग तरह के रिएजेंट यूज करते हो ना इस वाली मेथड में, सॉल्यूशन फेज में, जैसे आप सॉलिड फेज में डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट को एक्सेस में ऐड कर रहे थे, वैसे यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट को एक्सेस में ऐड करोगे। तो जब आप ऐसा करोगे रिएक्शन के दौरान, जब आप रिएजेंट को एक्सेस में ऐड करोगे तो हो सकता है वहां पर कुछ साइड रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाए। क्या होना स्टार्ट हो जाए? साइड रिएक्शन, कुछ और ही रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाए, और हो सकता है वहां पर टेरी मास का फॉर्म भी हो जाए। मान लीजिए पॉलीमराइजेशन हो गया, आपस में जुड़ गए सब, तो टेरी मास का फॉर्म भी हो सकता है, मतलब एक मास फॉर्म हो सकता है और यहाँ पर साइड रिएक्शन हो सकती है। ये दोनों ही बहुत ही बड़ी दिक्कत है आपके सॉल्यूशन फेज में। यहाँ पर लिखा है द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज व्हेन नंबर ऑफ रिएजेंट आर टेकन टुगेदर इन अ सॉल्यूशन इट कैन रिजल्ट इन सेवरल साइड रिएक्शंस एंड may lead to polymerization giving a terry mass. Therefore to avoid this, अब हमें इसे अवॉइड करना है, हमें इसे बचाना है, तो हमें नए अप्रोच को मदद लेनी पड़ेगी, जिसमें हम देखो क्या लिखा है, द न्यू अप्रोच इज डेवलप इन विच ऑल केमिकल स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली। हमें सबको अलग अलग प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर रिएजेंट तो इतने सारे एक्सेस में ऐड करेंगे तो फिर अलग अलग कैसे करेंगे, तो इसके लिए रोबोट्स की मदद लेनी पड़ती है। यहाँ पर लिखा है
hundreds and thousands of vials are used to perform the reaction. बहुत तरह की, 100 तरह की, 1000 तरह की vials को हम यूज करेंगे. Hundreds and thousands of vials are used to perform the reaction and laboratory robots, देखो हम नहीं करेंगे, हमारे बस की भी नहीं है इतना सारा काम करना. Laboratory robots are programmed to deliver specific reagent to each vial. यहाँ पर ये रोबोट है, इसको काम दे दिया भैया कि ये स्पेसिफिक रिएजेंट जो है अलग अलग वाइल में डालता चल. ठीक है, इस तरह से काम होता है. अब आपको मैं डिफरेंस समझाता हूं. एक हो गया आपका सॉलिड फेज, एक हो गया आपका सॉल्यूशन फेज. सॉलिड फेज में मेक अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट. ठीक है, इधर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा और इधर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा. स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, हमें पता है कि अगर ज़्यादा बनेंगे तो स्मॉल अमाउंट में बनाना है, फिर उसको हम देखेंगे अगर सही लगेगा तो लार्ज अमाउंट में बनाएंगे. यहाँ पर लार्ज अमाउंट में बनेगा. आई रिपीट, सॉलिड फेज में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा. यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में बनेंगे, यहाँ पर सीधा लार्ज अमाउंट में बनेगा. ठीक है. सिंपल आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय फिल्ट्रेशन, सिंपल फिल्ट्रेशन से सिंपली आइसोलेशन हम कर सकते हैं. यहाँ पर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन सब कुछ डिफिकल्ट है. रिक्वायर्ड 2 एक्स्ट्रा रिएक्शन, आपको पता है ना, लिंकेज, क्लीविंग, ये लग रहा था सॉलिड फेज में, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना. नो एक्स्ट्रा स्टेप फॉर अटैचमेंट एंड क्लीवेज नीडेड. लिमिट्स टू केमिस्ट्री विच कैन बी परफॉर्म्ड, वाइड रेंज ऑफ रिएक्शन कैन बी यूटिलाइज्ड. मैंने आपको डिसएडवांटेज में बताया है कि सॉलिड फेज में आप ज़्यादा सभी से सॉलिड फेज नहीं करवा सकते, तो लिमिट है. ऑटोमेशन यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पर डिफिकल्ट है. Large excess of reagent can be used to derive the reaction to completion, or we can say drive the reaction to completion. मतलब कि आपको ज़्यादा excess में यहाँ पर reagent यूज लेना है. Large excess of reagent cannot be used as it cause subsequent separation problem. जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर अगर आप यूज लोगे तो उसमें फिर दिक्कत आएगी, फिर आपको अलग अलग यूज लेना है. ठीक है. उसके बाद है लॉन्गर रिएक्शन टाइम देन इन सॉल्यूशन फेज. अगर मैं सॉल्यूशन फेज से कंपेयर करूँ सॉलिड के, तो सॉलिड के फेज में जो रिएक्शन टाइम है वो ज़्यादा लगता है, रिएक्शन टाइम सॉलिड में ज़्यादा लगता है. तो यहाँ पे लिखा है लार्जर रिएक्शन टाइम देन इन सॉल्यूशन फेज, और सॉल्यूशन में देखो तो कम टाइम लग रहा है. यहाँ पर जो मॉनिटरिंग है रिएक्शन की वो बहुत डिफिकल्ट है. मैंने आपको बोला ना कि सॉलिड फेज में जो मॉनिटरिंग होती है रिएक्शन को हम सही से मॉनिटर नहीं कर पाते, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है सॉलिड फेज में. पर सॉल्यूशन फेज में मॉनिटरिंग ऑफ रिएक्शन इज ईजी. तो ये डिफरेंस आता भी है, सॉलिड और सॉल्यूशन फेज में डिफरेंस लिख देना. यहाँ पर जितने भी बातें बताई है वो सारा लिख देना सॉल्यूशन फेज में. सॉलिड फेज में मैंने आपको बताया एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैसे कैसे काम करता है, सब कुछ बहुत ही डिटेल में बताया. आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा. कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, और इससे अगर 10 मार्क्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो अब आप आराम से लिख सकते हैं. आज मैंने आपकी बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट 5th और इसी के साथ बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है. आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब से आप सपोर्ट कर सकते हैं. अगर आपको इसके नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन. डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. और अगर आप एप्पल यूज़र है तो आप जाइए ऐप स्टोर पे. ऐप स्टोर पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन. जैसे ही आप माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको एक कोड रिक्वायर्ड होगा ORG, वहाँ पर आपको लिखना है MULNO. फिर आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं और प्ले स्टोर से डायरेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉइड वाले डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन को डाउनलोड. यहाँ पर थोड़ा सा है, माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है ऐप स्टोर से, ORG कोड में मुल्नो लिख के अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है. टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं. टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मीम्स, पोल्स, अपडेट, MCQ सब कुछ आते हैं, तो ज्वाइन करके रखना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. इन सभी की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है. और अगर लिंक काम नहीं करती है तो आप सभी जगह जाइए, हर प्लेटफॉर्म पे और जाके सर्च कीजिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको हम मिल जाएंगे. सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर. हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे. जय श्री राम. थैंक यू.